So our second topic is the making of nationalism in Europe. If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. जब आप देखेंगे 1750s में मतलब मिड 18th सेंचुरी में तो हमें कोई नेशन स्टेट नहीं मिलेंगे जैसे आज हैं अलग अलग जर्मनी फ्रांस वगैरह ये सब हमें नहीं देखने को मिलेंगे. देयर वर नो नेशन स्टेट्स. What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. जो हम जानते हैं अब जर्मनी इटली और स्विट्जरलैंड को ये किंगडम्स में डिवाइड हुए थे पहले. डचेज एंड कैंटॉन्स whose rulers had their autonomous territories. और मतलब ऑटोनॉमस मतलब कंट्रोल अपने टेरिटरीज का खुद पे उनका कंट्रोल था. खुद ये उनके राजा थे पूरी किंगडम थी. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people. और जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था बीच वाला हिस्सा और ईस्ट का यूरोप का उसमें ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी मतलब किंग जिसके पास एब्सोल्यूट पावर थी एक रूलर के पास वो उसे बोलते हैं ऑटोक्रेटिक मोनार्की. और उस टेरिटरी में मतलब वहां पर ना अलग अलग टाइप के लोग रहते थे एक जैसे नहीं अलग अलग रिलीजन कल्चर के लोग वहां पे एक टेरिटरी में. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. और वे अपने आप को देखते नहीं थे ऐसे कि मतलब हाँ उनका कोई कॉमन कल्चर नहीं था तो उससे वे एक दूसरे को अपना मतलब एक साथ देखते भी नहीं थे ना ही कोई आइडेंटिटी थी कॉमन. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. और उनकी लैंग्वेजेस वे सब अलग भाषाएं बोलते थे और डिफरेंट एथनिक ग्रुप मतलब डिफरेंट कल्चर ग्रुप सबके डिफरेंट कल्चर था. द Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. अब ये एग्जाम्पल दिया है द Habsburg Empire जिन्होंने रूल करा था ऑस्ट्रिया हंगेरी वो से पैचवर्क मतलब बहुत सारे इकट्ठे अलग अलग लोगों का था वो रीजन मतलब वो टेरिटरी ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल. पैचवर्क मतलब जो अलग अलग मतलब इकट्ठा करके बनाया हो. It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. और बोहेमिया में जो एरिस्टोक्रेसी थी मतलब जो ज़्यादातर जिनकी गवर्नमेंट थी जो रूलर था वो मेनली जर्मन स्पीकिंग पीपल थे वो जर्मन बोलते थे. It also included the Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia. मतलब ये बताया गया है पूरे में कि ये जो एल्पाइन रीजन्स में मतलब ये कौन कौन से थे जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उनमें कौन कौन से वो आते थे किंगडम्स. और एक मतलब कुछ हिस्सों में जर्मनी बोली जा रही है जैसे बोहेमिया में और इटालियन बोली जाती थी लोम्बार्डी और वेनेटिया में. इन हंगेरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगर वाइल द अदर हाफ स्पोक वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स. तो ये एग्जाम्पल दिया कि कुछ वो भाषा बोलते थे कुछ दूसरी. इन गैलिकिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश. अब गैलिकिया में जिनकी सरकार थी मतलब जो रूलर था मेनली जो बड़े बड़े लोग वो बोलते थे पॉलिश. बिसाइड 3 डोमिनेंट ग्रुप्स देयर आल्सो लिव विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर एंड मास सब्जेक्ट पीजेंट पीपल. बोहेमियंस एंड स्लोवकन्स टू द नॉर्थ, स्लोव्स इन कैनियोला, क्रोट्स टू द साउथ एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया. तो ये बताया गया है कि बिसाइड्स मेजर पॉपुलेशन के बाद मेजर पॉपुलेशन से हटके भी कुछ और लोग रहते थे जो ये बताया गया है इनमें. सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी. और इतने डिफरेंसेस थे तो कोई पॉलिटिकल यूनिटी हो नहीं सकती थी कि यूनिटी बन के रहे उनमें पॉलिटिकल यूनिटी हुए सबकी एक सरकार हो ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं था जब सब अलग अलग लोग थे. द ओनली टाइप बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्पायर. मतलब और इनको क्या बांधे रखता था कि ये सब बस किंग को ये सब किंग से डरते थे मतलब किंग के सामने लॉयल रहते थे तो बस यही चीज बांधती थी किंग ही बांधता था इन सबको. किंग की वजह से ये सब बंधे हुए थे साथ में रहते थे वरना कोई और रीजन नहीं था क्योंकि सब अलग भाषा बोलते थे सबके अलग कल्चर है. ओके सो द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट. और जो कॉन्टिनेंट है मतलब वहां पर यूरोप पूरा तो वहां पे एरिस्टोक्रेसी डोमिनेंट क्लास थी मतलब रूलर जो करते हुए आ रहे हैं रूल उनका ही चल रहा है क्लेर्जी और नोबल्स वगैरह. द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स. और जो इसके मेंबर्स थे ना वे बंधे हुए थे
अपने लाइफ स्टाइल से, ना कि रिलीजन से, वे अपने लाइफ स्टाइल से बंधे हुए थे। दे ओन्ड ईस्ट स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज, उनके पास ईस्ट स्टेट्स थी, कंट्री साइड और टाउन में भी हाउसेज थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पसेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी, ये आप कर लेना कि मतलब उन लोगों को जो बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर उन्हें क्या बांधे रखता था, तो वे फ्रेंच बोलते थे। फॉर पर्पसेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी मतलब गवर्नमेंट ऑफिस मतलब ये सब, तो वे फ्रेंच बोला करते थे वहाँ। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइप्स ऑफ मैरिज, और वे आपस में शादी कर लेते थे, बड़े बड़े घरानों के लोग, तो मैरिज से भी वे बंध के रहते थे, सब नॉबल्स वगैरह। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, पर ये मतलब 10 या 20% ही होंगे पॉपुलेशन की। मेनली जो पॉपुलेशन है वो पीजेंट्स की थी, वो द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड ऑफ पीजेंट्री। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म बाई टीनेंट्स, टीनेंट्स मतलब जो रेंट पे रहते हैं, किराएदार, एंड स्मॉल ओनर्स, वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई वास्ट ईस्ट स्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाई सर्फ्स। तो वेस्ट में कौन रहते थे, जो वेस्ट का लैंड था वो फार्म, उसमें फार्मिंग करते थे वे किराएदार, टेनेंट्स, ओके, और स्मॉल ओनर्स। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या था पैटर्न लैंड होल्डिंग का, वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई वास्ट ईस्ट स्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाई सर्फ। सर्फ क्या होते हैं, ये एग्रीकल्चर लेबरर होते हैं, जो मतलब ये बंधे हुए रहते हैं एक सिस्टम से, एक फ्यूडल सिस्टम को हमने पढ़ा था 9th में, कि उन्हें अपने लॉर्ड के ही फील्ड में काम करना पड़ेगा। तो यूरोप, सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में ये होता था। देन in western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. अब वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट के यूरोप में जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह लगी, एंड द ट्रेड मीट, और जो ट्रेड हुआ, तो उसका मतलब था कि ग्रोथ हो रही है टाउन्स की, और नई जो कॉमर्शियल क्लासेस है उनका इमर्जेंस हो रहा है, वे आ रही है बाहर। whose existence was based on production for the market, और जिनकी एग्जिस्टेंस ही बेस्ड है कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है मार्केट में, कितने गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सब मतलब जिनकी पूरे में डिपेंड है ट्रेड पर, इंडस्ट्रीज पर। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, और सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन हो गया था इंग्लैंड में। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स इट ऑक्यूर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, पर फ्रांस और जर्मनी में 19th सेंचुरी में हुआ। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, और इसकी वजह से मिडिल क्लास बनी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट से बनी थी, बिजनेसमैन थे उसमें, और प्रोफेशनल्स से बहुत। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 9th सेंचुरी, और लेट 19th सेंचुरी तक ये बहुत कम थे, जैसे 1890s 1895 तक बहुत कम थे ये वाले ग्रुप्स। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेज दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेट पॉपुलैरिटी, और ये वही मतलब ये उनमें से लोग थे जो पढ़े लिखे थे, लिबरल थे, मतलब न्यू आइडियाज, और वे चाहते थे कि नेशनल यूनिटी रहे उनकी, जिनके आइडियाज थे, और वे चाहते थे कि एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज मतलब वही एक किंग वाली वो सब उनके जो प्रिविलेज हैं, स्पेशल राइट, वो सब खत्म हो जाए। What did liberal nationalism stand for? Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. तो अर्ली 19th सेंचुरी में आइडिया था लिबरलिज्म का। इसका क्या होता है, ये क्या होता है, बेस्ड ऑन लिबर्टी, ये बेस्ड ऑन लिबर्टी है, मतलब आप सोसाइटी में फ्री रहो, अपने खुद के व्यूज रखो, किसी से ऑप्रेस मत रहो, दबके, ये सब। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ओरिजिन पता लगा आपको। For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. और मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए लिबरलिज्म कैसे खड़ा हुआ, फ्रीडम हर एक इंडिविजुअल, हर एक बंदे की, और इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि सब लॉ के सामने, कानून के सामने इक्वल हैं, एक समान है। पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसेंट, और पॉलिटिकली इसका मतलब क्या था कि गवर्नमेंट बाई कंसेंट, मतलब खुद की गवर्नमेंट, ये सब था इसका पॉलिटिकल एम्फाइज, जो इसने एम्फसाइज करा था कॉन्सेप्ट।
Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हमें पता है कि ऑटोक्रेसी सब खत्म हो गई थी और खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना और ये सब नॉबल्स और किंग वगैरह ये सब खत्म हो गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. Yet, equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. और सब कानून के सामने एक जैसे हैं इसका मतलब ये नहीं था कि राइट टू वोट मिल गया आपको. सफरेज मतलब राइट टू वोट. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. हमें पता है जो फ्रांस में राइट टू वोट था वो सिर्फ उन्हें मिला था जो एक्टिव सिटीजन्स थे, जिनके पास खुद की प्रॉपर्टीज वगैरह थी. मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स. ये जो पैसिव सिटीजन्स बोला गया था इन्हें. ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज. और जैकोबिन्स वाले टाइम में ऑल मेल्स को राइट टू वोट मिला जो 21 ईयर्स के थे और उनसे अब, पर वुमेन को तब भी नहीं मिला था. हाउएवर द नेपोलियनिक कोड बट वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर. और नेपोलियन जब आया था तो उसने फिर से लिमिटेड कर दिया राइट टू वोट और वुमेन का जो स्टेटस था वो और कम, वो माइनर कम कर दिया, सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड. और सब्जेक्ट उन्हें वही बना दिया फादर और हस्बैंड, जो उनकी मर्जी है वही वुमेन को माननी पड़ती थी. थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movement demanding the equal political rights. और 19th और अर्ली 20th century में वुमेन और जिन आदमियों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो वोट नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपोज करा, मूवमेंट्स निकाले कि उन्हें भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए. इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल. और इकोनॉमिक वाले व्यू में लिबरलिज्म कैसे हुआ, मतलब कैसा माना गया कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, की मार्केट की फ्रीडम की, हमें जिस रेट पे बेचना है हम उस रेट पे बेच सकते हैं. अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल. और पहले क्या था कि स्टेट इन्वॉल्व थी कि आपको यहाँ पे ज़बरदस्ती बेचना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा कि आपको मार्केट में बेचने हैं और इस रेट पे बेचने हैं. तो ये सब स्टूड हुआ लिबरलिज्म इस व्यू में, इकोनॉमिक सेक्टर में. ड्यूरिंग द 19th century दिस वॉज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास. और ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड थी मिडिल क्लास वाले लोगों की. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century. हम एग्जाम्पल लेते हैं जर्मन स्पीकिंग रीजन का फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century. नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ countless small principalities a confederation of 39 states. जो नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो जो बने थे तो बहुत स्मॉल प्रिंसिपलिटीज से बने थे और अलायंस थी उसमें 39 स्टेट्स की. ईच ऑफ दीज पोसेस इट्स ओन करेंसी. और हर स्टेट्स के पास उनकी खुद की करेंसी थी. एंड वेट्स एंड मेजर्स. और वेट्स एंड मेजर्स खुद के नाप तोल करने के खुद के रूल्स थे. अ मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू Nuremberg to sell his goods would have to pass through 11 custom barriers and pay custom duty of 5% each one of them. तो अगर कोई मर्चेंट ट्रेवल कर रहा है 1833 में हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग में, तो उसे 11 कस्टम बैरियर मतलब 11 बार टैक्स देना पड़ता था. और वो टैक्स था 5% एट ईच वन ऑफ देम. हर मोड पे मतलब टैक्स देना पड़ता था, आप ये समझ लो. ड्यूटीज वर ऑफन लिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स. और जो टैक्स था वो अकॉर्डिंग थी वेट और मेजर, जितना वेट होगा सामान का या जो भी उसके अकॉर्डिंग, कि अगर 1 मीटर कपड़े के लिए इतना टैक्स है तो 10 मीटर के लिए इतना, तो सब वो था सिस्टम. एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन. पर दिक्कत क्या थी कि हर रीजन का अपना खुद का वो था कि अगर वो 1 मीटर का मतलब वो मान रहा है क्या, मतलब 1 मीटर 100 रुपये का, तो दूसरे में ऐसा होता था कि वो 0.9 मीटर को लेके सिस्टम बना रखा है उसने, किसी ने 1 मीटर को सिस्टम लेके बना रखा है. तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन होती थी, बहुत टाइम लगता था. द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द इली विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ. अब वही कॉन्सेप्ट लेंथ वाला. एंड इली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रेम क्रूड वुड यू गेट
54.47 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ। अगर आप खरीदेंगे तो 54.7 सेंटीमीटर आपको फ्रैंक रुप में मिलेगा, उतना ही। और मैनिस में मिलेगा 51.5 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर। तो ये सब सच कंडीशंस were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes who argued for the creation of unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। तो जो ये सब कंडीशंस थी उन्हें ये ऑब्स्टेकल मतलब बाधाएं लग रही थी इकोनॉमिक क्लास को। अब होती तो हैं जब सबकी अलग करेंसी है और सबका अलग टैक्स का सिस्टम है। तो उन्होंने कहा हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन, तो उन्होंने कहा यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा जिसमें कोई अनहिंडर्ड मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो हर चीज़ का, बहुत ही सिंपल हो, इतनी हिंड्रेंस नहीं हो मूवमेंट ऑफ गुड्स और पीपल और कैपिटल में। इन 1834 a custom union और Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German state। तो 1834 में कस्टम यूनियन बनी और Zollverein by the initiative of Prussia and joined by German states। The union abolished the tariff barriers and reduced number of currency from 30 to 2। तो टैरिफ बैरियर मतलब जो टैक्सेस लगते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो कम कर दिए और जो करेंसी थी वो 30 से 2 कर दी। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। फिर रेलवेज बने तो और मोबिलिटी मतलब आना जाना और सही हो गया, बढ़ गया और इकोनॉमिक इंटरेस्ट अच्छे हुए और नेशनल एक यूनिटी आने लगी। फिर A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiment during at the time। और जब इकोनॉमिक नेशनलिज्म हुआ, स्ट्रेंथन हुआ, वेव फैली, जब सब लोग मिलने लगे मतलब बिजनेस अच्छे सेटअप होने लगे, ट्रेड होने लगा, तो और स्ट्रेंथन हो गया वो मूवमेंट और वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रो करने लगे। और तब न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाई ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो जब डिफीट वाटरलू में नेपोलियन डिफीट हो गया 1815 में, तो यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाई स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म मतलब ए पॉलिटिकल फिलोसफी डेट स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। मतलब फिलोसफी थी उनकी जो इंपॉर्टेंस रखती थी, मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्हें देती थी ट्रेडिशन को, एस्टेब्लिश्ड हो इंस्टीट्यूशन और कस्टम्स, और प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो क्विक चेंज के लिए। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। और उन्हें लगता था जैसे चर्च है, मोनार्की है, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, इन्हें संभाल के रखना पड़ेगा। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। पर ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स वाले जो लोग थे वे ये नहीं कह रहे थे कि जो रिवॉल्यूशन से पहले वाले डेज थे कि वे फिर से आ जाएं सोसाइटी में। रेदर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की। और उन्हें लगा कि जो चेंजेस नेपोलियन लाया था मॉडर्नाइजेशन वाले स्ट्रेंथ करते हैं हमारे, मतलब हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को लाइक मोनार्की। इट मेक द स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, और वो स्टेट पावर को मोर इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बना देगी। ए मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ए डायनामिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सेवडम कुड स्ट्रेंथ द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। तो उन्हें लगा एक मॉडर्न आर्मी, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी मतलब डिसीजन सिर्फ ऑफिशियल्स लेंगे ना कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। एक डायनेमिक इकोनॉमी रहेगी, एबोलिशन हो जाएगा फ्यूडलिज्म का जो हमने सिस्टम पढ़ा था 9th क्लास में, एंड सेवडम जो बाउंडेशन वाला सिस्टम है, कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप, और वो स्ट्रेंथन कर देगी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को। मतलब फिर से वही वाला लाना चाह रहे थे सोसाइटी के अंदर, नहीं सरकार, मतलब पॉलिटिकल चेंज होना चाह रहा था, ना कि इकोनॉमिक और सोशल, सिर्फ पॉलिटिकल। इन 1851 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe। तो जब नेपोलियन को डिफीट करा इन कंट्रीज ने तो एकदम इन्होंने एक मीटिंग बुलाई और एट वियना टू ड्रॉप अप ए सेटलमेंट फॉर यूरोप। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक,
और जो कांग्रेस मतलब उनकी जो मतलब पार्टी समझ लीजिए पॉलिटिकल पार्टी, होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन कैंसलर ड्यूक मेटरनिक। द डेलीगेट्स जो आए थे ड्रू अप द ट्रीटी of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars। तो उनका ऑब्जेक्ट क्या था मेन इसका, जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई, ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंज जो नेपोलियन ने करे थे नेपोलियनिक वॉर्स में जो चेंज हुए थे, तो उनको फिर से पहले जैसा करना। द बॉर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज मतलब जो रिमूव हो गई थी सडनली ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वॉज रिस्टोर्ड टू पावर, और फिर से उन्हें पावर मिल गई। इन फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, और फ्रांस ने जो टेरिटरीज गेन करी थी, जो ऐड हुई थी उसकी टेरिटरी में अंडर नेपोलियन ने जो वार लड़ के जीती थी, वो सब लॉस्ट फ्रांस ने खो दी। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, और सीरीज ऑफ स्टेट और स्टेट्स बाउंड्री सेटअप हो गई थी कि जैसे फ्रांस फ्यूचर में फिर से एक्सपेंशन ना कर ले, मतलब फिर से कब्जा ना ले और कंट्रीज। द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ। तो जो किंगडम ऑफ नेदरलैंड की थी विच इंक्लूडेड बेल्जियम सेटअप नॉर्थ में हुई। जिनोवा वॉज एडिड टू प्रिडोमिनेंट इन द साउथ, और जिनोवा साउथ में। प्रूशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, और प्रूशिया को वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे दिया गया, न्यू टेरिटरीज बनी। वेस्टर्न फ्रंटियर मतलब ये वेस्ट है फ्रांस के वेस्ट में। ओके, फ्रंटियर मतलब एक लिमिट होती है सेटल्ड लैंड की, जहां पर दोनों कंट्रीज की आर्मी एग्री करती है कि हाँ उनकी बाउंड्री ये है, उनका बॉर्डर ये है। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड। पर जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था ऑफ 39 स्टेट्स जो नेपोलियन ने बनाया था, वो उसे किसी ने कुछ छुआ नहीं, ना कुछ करा उसका। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, वाइल प्रूशिया वॉज गिवन ए पोर्शन ऑफ सेक्सोनी। तो रशिया को पोलैंड का पार्ट मिला और प्रूशिया को सेक्सोनी का पार्ट मिला। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, क्रिएट ए कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। तो ये था मेन ऑब्जेक्टिव और इंटेंशन इस ट्रीटी का, रिस्टोर मोनार्की, फिर से वही मोनार्की वाला रूल इस्टेब्लिश करना यूरोप में। कंजर्वेटिव रिजाइन्स मतलब गवर्नमेंट, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट सेटअप इन 1815 पर ऑटोक्रेटिक, और ऑटोक्रेटिक रूल आ गया था फिर से कि एक ही बंदे के हाथ में एब्सोल्यूट पावर है। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू कर्व एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। मतलब ऐसा हुआ कि फिर से वही आ गया क्रिटिसिज्म, सेंसरशिप आ गई, और कर मतलब रेस्ट्रिक्ट करने लगे एक्टिविटीज को जो क्वेश्चन करते थे लॉज को और रूल्स को उस गवर्नमेंट के। Most of them imposed censorship of laws to control what was said in newspapers, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty। और सेंसरशिप लग गई थी, फिर से इम्पोज कर दी गई थी न्यूज़पेपर्स, बुक्स और प्लेस पे, खासकर उन पे जो रिफ्लेक्ट करते थे जो आइडियाज ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम जो वाले अखबार छापते थे, उन पे सेंसरशिप वगैरह लग गई और देखा गया उन्हें जो एसोसिएट थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर रिबलर्स। पर तब भी ये सब होने के बाद भी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेमोरी थी, इन स्पाइट ऑफ इन सब वे कंटिन्यू रही लिबरल्स को इंस्पायर करने के लिए। लिबरल्स कौन, जो नए आइडियाज हो, जो फ्रीडम चाह रहे थे। वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज्ड द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। और जो मेन इशू था, वन ऑफ द मेजर इशू था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि आप फ्रीडम ऑफ प्रेस को मत रोकिए, आप सेंसरशिप मत लगाइए। मतलब ये इनका मेन अपोजिशन था जो उन्होंने क्रिटिसाइज करा था नया ऑर्डर जो बना था। द रिवॉल्यूशनरीज ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1851 और फिर 1815 के बाद, द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। और फियर ऑफ रिप्रेशन मतलब सप्रेसिंग थ्रू इंक्रीज, मतलब सप्रेशन के डर से लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड से हो गए, मतलब खत्म होते चले गए, छुप गए। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेड रिवॉल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। सीक्रेट सोसाइटीज बनी जिन्होंने इंक्रीज करा मैनी यूरोपियन स्टेट्स में अपना आइडिया स्प्रेड करा। टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। और इस टाइम रिवॉल्यूशनरी होने का मतलब था कि कमिटमेंट हो गया कि आप अपोज हो उस गवर्नमेंट के जो सेटअप हुई आफ्टर द वियना कांग्रेस, और आप फाइट कर रहे हैं लिबर्टी और फ्रीडम के लिए।
मोस्ट ऑफ दीज रिवॉल्यूशनरीज ऑल्सो सो द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और इन्हें लगा कि नेशन स्टेट्स बनना ज़रूरी हैं और ये भी उनका स्ट्रगल का पार्ट रहा। वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रिवॉल्यूशनरी जिउसेपी मैज़िनी, ये इंपॉर्टेंट है। बॉर्न इन जिनोवा इन 1807, he became a member of the secret society of the Carbonari. As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting revolution in Liguria. और 24 साल की उम्र में इन्हें भेज दिया गया एग्जाइल में इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रिवॉल्यूशन, क्योंकि इन्होंने रिवॉल्यूशन अटैम्प्ट करा था लिगूरिया में। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, और इन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ फाउंड करी, यंग इटलियन मैर्सेलिस एंड यंग यूरोपियन बर्नी, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German state, जिनके मेंबर्स उन्हीं के जैसा सोचते थे, मैज़िनी की जैसा सोचते थे, जो कि थे पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी स्टेट से। मैज़िनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मैज़िनी मानता था कि जो गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स, कि नेचुरल यूनिट्स रहे, नेचुरल होती हैं मैनकाइंड की, जो नेशंस होते हैं। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम, तो उसे लगा जो इटली है वो नहीं हो सकता जो यहाँ पे स्मॉल किंगडम्स और स्टेट्स रहे सब मिलजुल के, मतलब अलग अलग टाइप्स के लोग। सो इट हैड टू बी फॉर्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर लाइन्स ऑफ नेशन, और इसे सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना पड़ेगा विद इन ए वाइडर अलाइंस, और बड़ी अलाइंस होगी और ज़्यादा नेशंस जोड़ के। द यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, और यूनिफिकेशन जो अलोन होगा कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। फॉलोइंग दिस मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। मैज़िनी's relentless, harsh opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives, और इनका पोजीशन इतना हार्ड था मैज़िनी का कि उन्हें भी डर लग गया था। मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर, और मेटरनिक ने डिस्क्राइब करा था इन्हें कि ये बहुत खतरनाक एनिमी है, दुश्मन है हमारे सोशल ऑर्डर का। थैंक यू।